फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर से होती है, जहां जिंदगी अभी भी बिल्कुल सामान्य लगती है। लोग अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं और उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि पूरी दुनिया एक ऐसी बीमारी की चपेट में आने वाली है, जिसके कारण का वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चलेगा और न ही वे इसे रोकने का कोई तरीका समझ पाएंगे। मुख्य किरदार सुसान एक महामारी विशेषज्ञ है। उसका काम बीमारियों, उनके फैलने और अलग अलग जगहों पर होने वाली महामारी की जांच करना है। लेकिन उसकी निजी जिंदगी भी इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है और वह उस वजह से काफ़ी परेशान है। उसकी बहन जेनी उसे घर से बाहर निकालने के लिए समुद्र किनारे ले जाती है। सुसान अपना गुस्सा और तनाव निकालने के लिए पत्थर उठाकर दूर समुद्र में फेंकती रहती है। दूसरी तरफ ग्लासगो में हमारी मुलाकात माइकल से होती है, जो एक रेस्टोरेंट में प्रोफेशनल शेफ है। वह अपने काम में काफ़ी अच्छा है और सबसे खास बात यह है कि उसे खाना बनाना सच में पसंद है। इसी दौरान सुसान को अपने काम के जरिए एक अजीब मामला मिलता है। एक आदमी अचानक बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था। वह काफ़ी देर तक बुरी तरह परेशान होकर रोता रहा, लेकिन अचानक वह अवस्था खत्म हो गई और वह फिर सामान्य हो गया। हालांकि उसके साथ एक अजीब चीज़ हुई थी, उसकी सूंघने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई थी। इसके अलावा उसमें कोई खास लक्षण नहीं थे। सुसान और उसकी टीम इस मामले की जांच शुरू करती है और तभी उन्हें इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात पता चलती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही कई मामले पहले ही सामने आ चुके थे और उन लोगों के बीच कोई स्पष्ट संबंध भी नहीं था। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह किस तरह की बीमारी है। क्या ये कोई वायरस है, वातावरण में मौजूद कोई जहरीली चीज़ है, कोई टॉक्सिन है या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा हमला किया है। पूरे शहर में धीरे धीरे ज़्यादा लोग अचानक भावनाओं की तेज लहर महसूस करने लगते हैं। वे अचानक रोने लगते हैं और जब वह भावनात्मक अवस्था खत्म होती है तो उनकी सूंघने की क्षमता गायब हो जाती है। मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। सरकार लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वैज्ञानिक स्थिति पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर डर बढ़ने लगता है। कम लोग घरों से बाहर निकलने लगते हैं और मास्क भी आम दिखाई देने लगते हैं। इसी दौरान सुसान की मुलाकात बार बार माइकल से होती रहती है, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट सुसान के घर के पास है। एक शाम माइकल का रेस्टोरेंट लगभग खाली होता है, इसलिए वह सुसान को अंदर आकर खाना खाने के लिए बुलाता है। सुसान बैठकर उसके हाथ का बनाया खाना खाती है, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर भावनाओं की तेज लहर आ जाती है और वह रोने लगती है। माइकल उसके पास रहता है, उसे शांत करता है और आखिरकार उसे घर तक छोड़ने जाता है। लेकिन उसके बाद माइकल के साथ भी वही होता है। वह भी अचानक भावुक होकर टूट जाता है। तभी दोनों को एहसास होता है कि वह रहस्यमयी बीमारी अब उन तक भी पहुंच चुकी है। अगली सुबह दोनों को एक और डरावना बदलाव पता चलता है। दोनों अब किसी भी चीज़ की गंध महसूस नहीं कर सकते। सुसान के लिए काम के दौरान इसका एक छोटा फ़ायदा जरूर होता है, क्योंकि अब उसे उन जानवरों से आने वाली बदबू परेशान नहीं करती जिनका वह अध्ययन करती है। लेकिन माइकल के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। खाना बनाने में सूंघने की क्षमता का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम जो स्वाद महसूस करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमारी सूंघने की क्षमता से जुड़ा होता है। इसलिए माइकल और बाकी शेफ अब अपने खाने में ज़्यादा मसाले, ज़्यादा नमक और अलग अलग सॉस इस्तेमाल करने लगते हैं, ताकि बिना खुशबू के भी खाना लोगों को अच्छा लगे। लेकिन सूंघने की क्षमता खोना सिर्फ खाने की समस्या नहीं थी, इसके साथ लोगों की यादों का एक हिस्सा भी जैसे गायब होने लगा था। खुशबू अक्सर हमारी पुरानी यादों से जुड़ी होती है। किसी खास परफ्यूम की खुशबू, बारिश के बाद मिट्टी की महक, किसी पसंदीदा खाने की खुशबू या किसी खास जगह की गंध अचानक कई साल पुरानी यादें वापस ला सकती है। इसलिए जब दुनिया लगातार बदल रही होती है, माइकल और सुसान एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे ज़्यादा समय साथ बिताने लगते हैं और उस बदलती हुई दुनिया के बीच सामान्य जिंदगी को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक संगीतकार से होती है, जो लोगों को खो चुकी खुशबुओं की याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने संगीत और आसपास की चीज़ों के जरिए लोगों को उन खुशबुओं से जुड़ी पुरानी यादें महसूस कराने की कोशिश करता है। लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं लेती। जैसे जैसे ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं, हर कोई इस बीमारी के बारे में अपनी अपनी थ्योरी बनाने लगता है। कुछ लोग इसे भगवान की सज़ा मानते हैं, कुछ इसे पर्यावरणीय आपदा बताते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई दूसरा देश है, कुछ इसे अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं और कुछ लोग एलियंस तक की बातें करने लगते हैं। सच्चाई ये थी कि किसी को कुछ नहीं पता था, वैज्ञानिकों को भी नहीं। फिर अचानक बीमारी अपनी दूसरी स्टेज में पहुंच जाती है। लोगों को अचानक बहुत ज़्यादा चिंता और घबराहट होने लगती है। इसके बाद उन पर इतनी तेज भूख हावी होती है कि वे बिना सोचे समझे जो भी सामने आता है उसे खाने लगते हैं। कुछ लोग कच्चा मांस खाने लगते हैं, कुछ फूल खाने लगते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी मुंह में डालने लगते हैं जिन्हें सामान्य इंसान कभी खाना नहीं चाहेगा। कुछ समय बाद यह अजीब अवस्था खत्म हो जाती है, लेकिन जब लोग सामान्य होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी एक और इंद्रिय खत्म हो चुकी है, उनकी स्वाद पहचानने की क्षमता।
सुसान माइकल को समझाती है कि सूंघने और स्वाद की क्षमता आपस में बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अगर उनकी सूंघने की क्षमता पहले ही जा चुकी है तो स्वाद का चले जाना बीमारी का अगला चरण हो सकता है। इस डर के बावजूद सुसान और माइकल फैसला करते हैं कि वे अपनी जिंदगी जीना बंद नहीं करेंगे। माइकल अपने रेस्टोरेंट को बचाने का एक नया तरीका निकालता है। अब जब लोग खुशबू और स्वाद पर भरोसा नहीं कर सकते तो वह खाना दूसरे अनुभवों के आधार पर बनाना शुरू करता है। अब खाने की बनावट महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका तापमान मायने रखने लगता है और यहाँ तक कि खाना खाने के दौरान आने वाली आवाज़ों को भी अनुभव का हिस्सा बनाया जाता है। धीरे धीरे ग्राहक फिर से रेस्टोरेंट में आने लगते हैं। वे सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आते, उन्हें ऐसी जगह चाहिए होती है जहां वे बैठ सकें, दूसरे लोगों के साथ रह सकें और सामान्य जिंदगी जैसा कुछ महसूस कर सकें। इंसान एक बार फिर ऐसी दुनिया के साथ खुद को ढालना शुरू कर देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। माइकल और सुसान भी साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। वे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाशते हैं और धीरे धीरे ये स्वीकार करने लगते हैं कि शायद दुनिया कभी पहले जैसी नहीं होगी। फिर वैज्ञानिकों को दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से एक और चेतावनी मिलती है। बीमारी की एक नई स्टेज सामने आ चुकी थी। लोग अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में आने लगते हैं और उसके बाद उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे ही यह खबर फैलती है, दुनिया में हालात और ख़राब हो जाते हैं। भीड़ में हिंसा और अफरा तफरी फैलने लगती है। सरकारें संक्रमित लोगों को क्वारंटीन करने लगती हैं और सामान्य जिंदगी एक बार फिर बिखरने लगती है। तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। एक बच्चा पैदा होता है जिसके अंदर अभी भी उसकी सभी इंद्रियां मौजूद हैं। वैज्ञानिक तुरंत सोचने लगते हैं कि शायद ये बच्चा इस बीमारी को समझने में उनकी मदद कर सकता है। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद उसके शरीर में कोई एंटीबॉडी हो या बीमारी का कोई ऐसा सुराग मौजूद हो जिससे इसका इलाज खोजा जा सके। लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक कोई जवाब ढूंढ पाते, बीमारी माइकल के रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है। वहां एक संक्रमित व्यक्ति मिलता है और रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है। माइकल और बाकी स्टाफ को क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए खाना बनाने का काम दिया जाता है। अब तक खाने का मेन्यू बेहद साधारण हो चुका था क्योंकि ज़्यादातर लोग न तो खुशबू महसूस कर सकते थे और न ही स्वाद। माइकल की जिंदगी एक बार फिर बदल जाती है। सुसान फिर भी उससे मिलना चाहती है। एक दिन वह माइकल से मिलने उसके घर की तरफ निकलती है। रास्ते में वह कार रोकती है और कुछ देर बिल्कुल शांत बैठी रहती है। वह आसपास की हर आवाज़ को ध्यान से सुनती है क्योंकि उसे पता है कि बीमारी का अगला चरण कभी भी उसकी सुनने की क्षमता छीन सकता है। और वही होता है। सुसान के माइकल के घर पहुंचने के बाद बीमारी का अगला चरण माइकल पर हमला करता है। उसका व्यवहार अचानक बदल जाता है। वह बेहद गुस्से में आ जाता है, सुसान पर चिल्लाने लगता है, ऐसी बातें कह देता है जो उसे बहुत दुख पहुंचाती हैं और कमरे की चीज़ें इधर उधर फेंकने लगता है। सुसान जानती है कि यह असली माइकल नहीं है, लेकिन उस समय वह इतनी डर जाती है कि वहां रुक नहीं पाती और चली जाती है। कुछ समय बाद माइकल सामान्य अवस्था में लौटता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि उसने क्या किया और उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन तब तक एक और बदलाव हो चुका होता है। उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। सरकार उसके घर को क्वारंटीन कर देती है और माइकल को बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। किसी तरह वह सुसान से संपर्क करता है और उससे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि जो कुछ हुआ वह उसका असली स्वभाव नहीं था, बल्कि बीमारी ने उसके व्यवहार को अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन सुसान बहुत ज़्यादा आहत हो चुकी होती है और उसकी बात स्वीकार नहीं करना चाहती। कुछ समय बाद सुसान खुद भी उसी गुस्से वाली अवस्था से गुजरती है। जब वह सामान्य होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी सुनने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। अब दुनिया उसके लिए लगभग पहचान से बाहर हो चुकी थी। लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हर बार जब बीमारी इंसान से कुछ छीनती है, इंसान किसी न किसी तरह उसके साथ जीना सीख लेता है। माइकल का रेस्टोरेंट आखिरकार दोबारा खुलता है। किचन में अब बोलकर दिए जाने वाले ऑर्डर काम नहीं आते, इसलिए कर्मचारी लाइट्स और दूसरे विजुअल सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। संगीत भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कुछ जगहों पर लोग स्पीकर का इस्तेमाल करके कंपन पैदा करते हैं ताकि लोग संगीत को सुनने के बजाय महसूस कर सकें। लोग अपनी बची हुई इंद्रियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। वे पेंटिंग देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, टैटू बनवाते हैं और सूर्यास्त का आनंद लेते हैं। बीमारी हर बार कुछ न कुछ छीनती जाती है, लेकिन इंसान दुनिया को महसूस करने के नए तरीके खोजता जाता है। माइकल अब भी सुसान के बिना अकेला है। वह अक्सर उसके घर के नीचे वाली जगह पर जाता है और उसका नाम पुकारता है, जबकि वह जानता है कि सुसान अब उसे सुन नहीं सकती। फिर बीमारी की अंतिम स्टेज आने से पहले कुछ बिल्कुल अलग होने लगता है। लोग अचानक बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने लगते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। वे अपने परिवारों को गले लगाते हैं, उन लोगों को खोजते हैं जिनसे वे सच में प्यार करते हैं और अपने पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने लगते हैं। सुसान भी माइकल के बारे में सोचने लगती है।
उसे एहसास होता है कि बीमारी ने भले ही उनसे बहुत कुछ छीन लिया हो, लेकिन दोनों ने साथ बिताए पल अब भी उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। इसलिए वह माइकल को ढूंढने निकल पड़ती है। उधर माइकल भी सुसान को ढूंढ रहा होता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में कहाँ है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। इस समय तक दोनों न तो सुन सकते हैं और न ही देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, दोनों तुरंत पहचान जाते हैं कि सामने वही इंसान है जिसे वे ढूंढ रहे थे। और तभी बीमारी का अंतिम बदलाव शुरू हो जाता है। उनकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं सकते, लेकिन वे अभी भी एक दूसरे का हाथ महसूस कर सकते हैं। दुनिया इंसानों से लगभग उनकी हर इंद्रिय छीन चुकी थी, लेकिन सुसान और माइकल अब भी साथ थे। वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, लेकिन अपने स्पर्श, सांसों और चेहरे पर बहते आंसुओं के जरिए एक दूसरे को महसूस कर सकते थे। और यहीं उनकी कहानी अपने सबसे शांत और भावुक पल पर पहुंचती है। जो बीमारी शुरुआत में एक ऐसी तबाही लग रही थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था, उसने इंसानों की जिंदगी का लगभग हर हिस्सा बदल दिया था। इंसानों ने अपनी सूंघने की क्षमता खोई, फिर स्वाद, फिर सुनने की क्षमता और आखिरकार देखने की क्षमता भी खतरे में पड़ गई। हर चरण में बीमारी इंसान से उसकी एक जरूरी चीज़ छीनती गई, लेकिन हर बार इंसानों ने उसी दुनिया में जीने का कोई नया तरीका खोज लिया।